नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस करते हैं और उसका लेसन करते हैं 5th, वायुमंडल, दाब, वायु एवं आर्द्रता। जो आपके 4 लेसन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, वो भी आप देख लेना अच्छी तरह से, वो भी समझा दिए थे मैंने। आज हम 5th लेसन करते हैं, वायुमंडल, दाब, वायु एवं आर्द्रता। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो वायु में क्या होता है, तो वायु में भार होता है, ठीक है। तो वायु में क्या होता है, भार होता है, यानी वजन होता है। आप इसका निरीक्षण गुब्बारे से फूलने के पहले व बाद में कर सकते हैं, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु अत्यधिक बल के साथ निरंतर हम पर दबाव डालती रहती है, किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वायु हम पर चारों ओर से अत्यधिक दबाव डालती है और जो हमारा शरीर है वो भीतर से इसके विपरीत दबाव डालता है। तो अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब, जो प्रेशर है वो क्या होता है। तो वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है, ठीक है। वायुमंडल का दाब लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस प्रकार वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, जो वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है। यह पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। इस तरह वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर अधिक जबकि पहाड़ी स्थानों पर कम होता है। तो वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर ज़्यादा होता है जबकि पहाड़ी स्थानों पर कम होता है। निम्न दाब यानी कम दाब के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती चली जाती है। यही कारण है कि आप किसी पहाड़ी स्थान पर चढ़ते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो सांसें हैं वो तेज हो जाती हैं। ऊंचाइयों पर निम्न दाब के कारण ही पर्वतारोही हैं जो पर्वत पर चढ़ते हैं, पर्वतारोहण के समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतनी ऑक्सीजन कम होते जाती है। इसलिए जो पर्वतारोही हैं वो क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके चलते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो प्रेशर है विभिन्न स्थानों व विभिन्न समय पर अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल का तापमान वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करता है। यदि किसी स्थान का वायुमंडल गर्म होता है तो वहाँ की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, ठीक है। यानी जिस भी स्थान का वायुमंडल गर्म होता है तो वहाँ की जो वायु है, एयर है, वो गर्म होकर हल्की हो जाती है। जब यह हल्की वायु ऊपर उठती है तो यह सतह पर निम्न दाबक क्षेत्र का निर्माण करती है। ऊपर उठती हुई हल्की वायु का घनत्व कम होता है, पर यह वायु ऊंचाइयों पर पहुंचकर ठंडी और भारी हो जाती है। अनंतः यह नीचे आकर उच्च दाबक क्षेत्र का निर्माण करती है। वायु के घनत्व या किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ कुछ अन्य कारक जैसे वायु की आर्द्रता और पृथ्वी का परिक्रमण भी वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो वायुमंडल है, जो उसका दाब है, जो वायुमंडल का हम नापते हैं वो किस यंत्र के द्वारा नापते हैं, बैरोमीटर। ये यंत्र है बैरोमीटर, जिससे हम वायुमंडल दाब को नापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर नामक यंत्र के द्वारा नापा जाता है। कुछ बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब 75 सेंटीमीटर होता है तथा इसके मापने की जो मुख्य इकाई है मिलीबार है, यानी एमबी से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, कौन सी यंत्र है वो, बैरोमीटर से, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं वायुदाब पेटियां क्या चीजें हैं। तो वायु की प्रकृति उच्च दाबक क्षेत्र से निम्न दाबक क्षेत्र की ओर बहने की होती है। तापमान व पृथ्वी का परिक्रमण वायु के स्वरूप में अहम भूमिका निभाते हैं। विभिन्न स्थानों पर वायुमंडलीय दाब का एक स्थायी स्वरूप देखने को मिलता है जिसे वायुदाब पेटी कहते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटियां। आप जानते हैं कि जो सूर्य है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर के क्षेत्र विशेषतः 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य के क्षेत्र उच्च तापमान वाले क्षेत्र होते हैं। अधिक तापमान के कारण यहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाबक क्षेत्र का निर्माण करती है। यह पेटी निर्वात मंडल कहलाती है, क्योंकि पृष्ठीय पवनों के अभाव में वायुमंडल में शांति बनी रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां। उष्ण कटिबंधों के निकट स्थित 2 उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां हैं।
जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के निकट 30 डिग्री उत्तर तथा 35 डिग्री उत्तर के मध्य तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा के निकट 30 डिग्री दक्षिण तथा 35 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखिया जो रेखिया है निम्न वायुदाब पेटी से वायु हल्की होकर ऊपर उठती है तथा दोनों ध्रुवों की ओर चलती है। यह वायु ध्रुवीय पेटियों के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है और नीचे आ जाती है। इस प्रकार यह उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। कुछ वायु इन पेटियों में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण उप ध्रुवीय क्षेत्रों से भी आ जाती है। ये दोनों पेटियां घोटक अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? घोटक अक्षांश। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां दोनों गोलार्धों में स्थित दो वायुदाब पेटियां हैं जो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के निकट 60 डिग्री उत्तर तथा 65 डिग्री उत्तर के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के निकट 60 डिग्री दक्षिण तथा 65 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। पृथ्वी का परिक्रमण इन क्षेत्रों से वायु को दूर धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में निम्न वायुदाब बना रहता है। ठीक है, यह है ध्रुवीय उच्च दाब। ठीक है, ये देखिए उप ध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय पूर्वी पवने 60 डिग्री उत्तर, दक्षिण पश्चिमी पवने रही। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ध्रुवीय जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के क्षेत्र वर्ष भर अत्यधिक ठंडे रहते हैं, जिस कारण इन क्षेत्रों में वायु सघन व भारी रहती है, वह उच्च दाब बना रहता है। वर्ष के किसी भी समय पर उपस्थित दाब के अनुसार उपरोक्त 4 प्रकार की वायुदाब पेटियां के विस्तार व आकार में विभिन्नता होती है। इस कारण यह क्षेत्र उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर विस्तार कर सकते हैं। यह विस्तार वायु प्रणाली पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो वायु प्रणाली क्या है? तो वायु की गति 2 प्रकार की होती है, एक तो लंबवत व अक्षितिज। जब वायु गर्म होती है तो यह ऊपर उठती है, जब ठंडी होती है तो नीचे आती है। ठीक है, तो यह बातें आपको याद रखनी है कि जब वायु गर्म होती है तो यह ऊपर उठती है और जब ठंडी होती है तो नीचे आती है। इसकी ऊपर तथा नीचे आने की यह गति लंबवत होती है। वायु की लंबवत गति को वायु प्रवाह कहते हैं। तो वायु की लंबवत गति को क्या कहते हैं? वायु प्रवाह। ज्ञान कोश पढ़ते हैं। वात दिग्दर्शक का उपयोग वायु की दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है। तो वायु की दिशा निर्धारण के लिए किसको किया जाता है? वात दिग्दर्शक। इसमें स्वतंत्र रूप से घूमते हुए पहिए पर एक मुर्गा या तीर लगा होता है। आगे पढ़ते हैं। वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायु की यह गति अक्षितिज होती है। वायु की अक्षितिज गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, पवनें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्वरूपों में बहती है। इन स्वरूपों के आधार पर पवनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। स्थानीय पवनें जो स्थायी पवनें हैं, सामयिक पवनें तथा स्थानीय पवनें। ठीक है, ये थे आपके। अब हम पढ़ते हैं आगे स्थानीय पवनें। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें वर्ष भर एक विशेष क्रम या दिशा में बहती है। इन्हें भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं। ये पवनें पृथ्वी पर स्थायी उच्च दाब या निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। ये पवनें हैं व्यापारिक पवनें। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये निरंतर पूर्व दिशा में ही बहती हैं, इसलिए इन्हें पूर्वी पवनें भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते सेकंड पॉइंट, पछुआ पवनें। ठीक है, पहले ज्ञान कोश की बातें पढ़ते हैं। पवनों के नाम उन दिशाओं पर रखे गए हैं जिन दिशाओं से वे बहती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी पवनें पूर्व दिशा से बहती हैं, पछुआ पवनें पश्चिम दिशा से बहती हैं। ठीक है, तो पछुआ पवनें कहते हैं। ये पवनें पश्चिमी पवनें भी कहलाती हैं। ये व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा की ओर बहती हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ध्रुवीय पवनें क्या हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये पवनें ठंडी व शुष्क होती हैं। इन्हें ध्रुवीय पूर्वी पवनें भी कहते हैं। सामयिक
पवनें क्या हैं? सामयिक पवनें किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के किसी विशेष समय के दौरान एक निश्चित दिशा में बहती हैं। सामयिक पवनें पृथ्वी की सतह के असामान्य ताप तथा विभिन्न क्षेत्रों के वायुमंडलीय दाब में भिन्नता का परिणाम होती हैं। महत्वपूर्ण सामयिक पवनें हैं। पहले पढ़ते हैं मानसूनी पवनों के बारे में। तो समुद्रों तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों के तापमान के मध्य एक बड़ी विभिन्नता होती है। जैसे ही महाद्वीप के भीतरी भाग की वायु गर्म होकर निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती हुई ऊपर उठती है, वैसे ही उपोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र से वायु इस ओर आती है। ये मौसमी पवनें मानसूनी पवनें कहलाती हैं। मानसूनी पवनें समुद्रों की ओर से बहती हैं। तो मानसूनी पवनें कहाँ से बहती है? समुद्र की ओर से। ये नमी युक्त होती हैं। इस कारण से ये एशिया के बहुत से क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा लाती हैं, ज़्यादा फैलाव के रूप में। ठीक है। मानसूनी पवनें जो संपूर्ण भारत में वर्षा लाती हैं उन्हें ग्रीष्म या दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है। ज्ञान कोश के बारे में पढ़ते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ है ऋतु। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। मानसूनी पवनें शीत ऋतु में विपरीत दिशा में बहती है, जिसमें भूमि ठंडी होकर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है, जबकि समुद्र गर्म ही रहते हैं और ये निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस कारण जो पवनें हैं भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहलाती हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्थलीय व समुद्र समीर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्थलीय व समुद्र समीर थल व समुद्र के तापमान में जो तापमान है उनमें भिन्नता के कारण बहती है। दिन के समय भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है और निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती हैं, इसलिए पवनें समुद्र की ओर से बहती हैं। रात्रि के समय भूमि तीव्रता से ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र गर्म रहता है। इस प्रकार भूमि पर उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस कारण पवनें भूमि से बहती हैं। जो पवनें समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं उन्हें समुद्री समीर तथा जो पवनें जो हवा है भूमि से समुद्र की ओर बहती है उन्हें स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक है। ये देखिए स्थलीय समीर और समुद्री समीर। ठीक है। ये इनके चित्र हैं। ये देखिए जल के ऊपर की गर्म वायु ऊपर उठती हुई गर्म वायु निम्न दाब, थल के ऊपर की ठंडी वायु जल की ओर गति करती हुई स्थलीय समीर। ठीक है। तो ये ठंडी वायु दाब और ये गर्म वायु दाब। और दिन की देखिए समुद्री समीर, ये वाली ठंडी है, ये वाली गर्म। तो थल के ऊपर की गर्म वायु ऊपर उठती हुई, ठीक है, और जल के ऊपर की ठंडी वायु थल की ओर गति करती हुई। ठीक है। स्थानीय पवनें क्या हैं? तो स्थानीय पवनें उपरोक्त पवनों के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पवनें भी बहती हैं। ऐसी पवनें कुछ सीमित क्षेत्रों में ही बहती हैं। ये पवनें मौसमी प्रकृति की होती हैं। इन पवनों के नाम स्थानीय भाषाओं से लिए गए हैं। लू, जैसे अपने यहाँ भी गर्म लू चलती है ना गर्मियों के दिनों में। ये गर्म तथा शुष्क पवनें भारत के उत्तरी मैदानों में गर्मी के महीनों में है, मई व जून में चलती हैं। चिनूक क्या है? चिनूक ये गर्म व शुष्क पवनें उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्व की ओर बहती हैं। तो क्वेश्चन आ जाए चिनूक जो पवनें हैं वो कैसे बहती हैं? तो ये गर्म शुष्क पवनें उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्व की ओर बहती हैं। कौन से? अमेरिका में रॉकी पर्वतों के। ये हिम को पिघलाती हैं, यानी बर्फ को। ठीक है। और अनंतता इन्हें चिनूक बर्फ पिघलाने वाली भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या करती हैं ये? हिम यानी बर्फ को पिघलाती हैं। अनंतता ही इन्हें चिनूक बर्फ पिघलाने वाली भी कहते हैं। ठीक है। फन या फोहन क्या है? ये गर्म व शुष्क पवनें शीत ऋतु में आल्प्स पर्वतों में बहती हैं। कौन से में? आल्प्स पर्वतों में। और कब? शीत ऋतु में। ये फ्रांस में अंगूर के पकने में सहायक होती हैं। ठीक है। हरमटन क्या है? हरमटन ये ठंडी व शुष्क पवनें उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में बहती हैं और गर्मी से राहत दिलाती हैं। ठीक है। तो बच्चों ये हमने फर्स्ट पार्ट आज वीडियो का कर लिया है। ये लेसन ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस पार्ट में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी मैं बना दूंगा, वो भी आप अच्छी तरह से देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।